जय हिंद, जय हिंद। एक प्रश्न है आप लोग के सामने, देखिए कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ठीक बात है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, अवशेष होते हैं उसी का निक्षेप। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित था या स्मारक संरचना थी। ठीक बात है, तीनों कथन सही। देखिए एक बात समझिएगा कि आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे बीपीएससी का, अशोक पे इंटरव्यू पे बहुत प्रश्न होता है, क्योंकि आप बिहार से हैं, अशोक पे प्रश्न बहुत होता है। एकदम ध्यान से बात सुनो, एकदम आवाज बंद करो। अशोक पे बहुत प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त मौर्य पे प्रश्न होगा, एक प्रश्न है इनका कि प्राचीन काल में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने समय में संरक्षण प्रदान किया और देश देश में विदेश में जो प्रचार किया। औरंगजेब ने भी अपने समय इस्लाम संबंधी परंपराओं का अधिक विस्तार किया। दोनों में समानता असमानता। अशोक और औरंगजेब में जो जमीन आसमान का अंतर, एक तरफ जो जमीन है और एक तरफ आसमान है, ऐसा अंतर है। जब भी आप एक धर्म को लेकर कट्टरता की भावना से भरे होते हैं तो आपके धर्म में कुछ बचता नहीं है। अगर आप इस बात को समझिएगा कि इस्लाम का मूल क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, जो मुसलमान का मतलब क्या है, पवित्र व्यक्ति। जो मुसलमान का मतलब क्या होता है, पवित्र व्यक्ति। और यहां पर देखेंगे कि औरंगजेब के समय में बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया गया। काशी विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा में मंदिर, बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया गया। क्यों? उसके पीछे समझ लो, शाह बुलंद इकबाल जो उसका जो प्रतिस्पर्धी था औरंगजेब का, शाह बुलंद इकबाल जिसको कहते हैं दारा शिकोह, अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब अपने भाई को ही हराकर गद्दी पर आया था, और जो दारा शिकोह था बहुत लिबरल व्यक्ति था, इसीलिए उसने इस्लामी कट्टरपन की व्यवस्था को लागू करने का काम किया। और अशोक के यहां अगर आप देखेंगे, अशोक ने अपने राज्य में भी बौद्ध धर्म को सबके लिए कंपलसरी नहीं किया था। क्या समझ में आया बात? बस। और कोई प्रश्न एक जो पूछ रहा था, हाँ क्या पूछ रही थी तुम, बताओ। ठीक ठीक ठीक। इनका प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो निखारने में कैसे सहयोग दे सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। आज बुद्ध के ऊपर बहुत सारी डिबेट होती है, और उस डिबेट में एक बात समझना पड़ेगा कि बुद्ध ने कभी भी अगर किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाया है तो लॉलीपॉप देकर नहीं बुलाया है ना। मतलब कोई लॉलीपॉप बुद्ध के पास नहीं है। बुद्ध एक विचारधारा रखते हैं, और जो सबसे पहली विचारधारा बुद्ध की यही है, हर व्यक्ति दुखी है, दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है। एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ कि जो दुखी ना हो। और जो बुद्ध के पास इसीलिए हर व्यक्ति पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम भगवान को मानते हो कि नहीं मानते, हमसे मतलब नहीं, हम खुद नहीं मानते, लेकिन तुम दुखी हो कि नहीं? हाँ यार, ये तो सही फिलॉसफर दिखाई दे रहा है। तो जो व्यक्ति था, जो दुखी व्यक्ति था, तो उन्होंने बताया कि हमारे दुख का कारण है इच्छा। इच्छाओं पर ही नियंत्रण होगा। आप देखिए, आप आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम जिए ये अच्छा है, लेकिन और कोई न जिए ये खतरनाक है। आप जीना चाहते हैं लेकिन और किसी को जीने नहीं देंगे, इसका मतलब कि आपके अंदर शैतान जाग गया है। हमारे इंसानों के अंदर जो दो प्रकार की प्रवृत्तियां अनादिकाल से चल रही हैं, आप हर धर्म ग्रंथ को पढ़ लीजिए, चाहे आप जो बाइबल पढ़ लीजिए,
आप कुरान पढ़ लीजिए, आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, हर जगह आपको दिखाई देगा अच्छाई और बुराई। चाहे रामचरितमानस पढ़ लीजिए, सब जगह एक ही बात है। और जो बुद्ध को पढ़ेंगे तो बुद्ध ने अपने तरीके से समझा, इसलिए अलग मास्टर हैं बुद्ध। बुद्ध एकदम यूनिक मास्टर। आज तक जितने भी धर्म के प्रणेता हुए हैं उन सभी प्रणेताओं में बुद्ध बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं बोलते हैं फिर भी बहुत कुछ बोल देते, मौन है। और जब मौन थे लोगों ने कहा ये मूर्ख हैं। ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया, बुद्ध का मारने का बड़ा प्रयास हुआ। आप देखेंगे हमेशा हर काल में जो बुद्धिजीवी होता है उसका विरोध शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है। आप तुलसीदास को देखिए, इतना विरोध हुआ उनकी रामचरितमानस को जो बहा दिया गया। बाद में जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रख दिया गया, कहा कि तुम मूर्ख टाइप के आदमी अवधि में लिखते हो, तुम्हारे को क्या पता। और सुबह जब मंदिर खुला सबसे ऊपर आ गई और उस पर भगवान जो शंकर का सिग्नेचर होके आया। हालत खराब हो गई लोगों की, ये क्या चक्कर है। यहां समझना पड़ेगा कि ऊपर जो बैठा है ना वो एक है, न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो सिख है, न वो ईसाई है। वो खेल खेल रहा है, वो देख रहा है कि आप क्या खेल खेल रहे हो, और आपके खेल को देखकर वो समझता है। कोई वली नहीं है, कोई सिकंदर नहीं है, सब एक हैं। उसी को कपड़ा बदल के आना है, कभी वो फादर बन के आता है, कभी वो बुद्ध बन के आता है, कभी वो मसीह बन के आता है। वो आपको सिखाता है, लेकिन आप सीखने को तैयार हो तब तो। आपकी अपने लोगों से कभी भी आपकी प्रीति नहीं रही, आपने अपने लोगों से कभी भी प्रेम नहीं किया है। और इसीलिए जितने भी धर्म सुधारक हुए, अशिक्षित कबीर, उनका हर दर्शन में आप देखेंगे वो इसी बात को कहते हैं, प्रेम, सबसे प्रेम। अब लोगों ने उसका जो मतलब समझा कि नहीं समझा, इसी बात को बुद्ध भी कह रहे हैं कि सबके प्रति दया। इसी बात को महावीर भी कहते हैं और इसी बात को ईसा भी कहते हैं। जब उनको जो सूली चढ़ा रहा है उसको वो बोलते हैं कि भाई तुम मुझे सूली चढ़ा रहे हो, तुम्हें नहीं पता है, हे ईश्वर इनको माफ करना, ये नहीं जानते ये हमें सूली चढ़ा रहे हैं। ये क्षमा है, बड़े लोगों से क्षमा होती है। जो हल्के लोग होते हैं वो तो तलवार निकालते गर्दन उतार देते हैं और फिर लड़ जाते हैं। जो अपने से ही अपना फैसला करता है उसका फैसला ऊपर वाला कभी नहीं करता। जो अपना फैसला छोड़ता है और अपनी मेहनत पे विश्वास करता है, इसीलिए आप देखिए कि जितने धर्म सुधारक है सबने कहा है अपनी मेहनत का खाओ। सबने एक तरफ से उठा के देख लो, ईसा से लेके, मूसा से लेके, गुरु नानक देव से लेके, जो कबीरदास से लेकर, हर व्यक्ति। जब आप अध्ययन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इंटरलिंकिंग कितनी तगड़ी है। हम अध्ययन करते हैं क्यों? बोध के लिए ना। हम आए थे यहां, लोग कहें सर ये वाला फैक्ट छूट रहा है। हम किस स्तर पे आपसे बात करना चाहते हैं, यहां आप कहां हैं। इसीलिए हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा जो मिसमैच करती है। हम जब बात करते हैं तो उस लेवल पे चले जाते हैं, अभी आप यहीं पे हैं। समस्या यहां है, लेकिन आपको मैं जरूर यहां से कुछ अलग चीजें आपको दे के जाऊंगा, या आपको यह समझ में आ जाए कि नहीं आप क्यों आए हैं। आपका अधिकारी बनना भी जरूरी है और उसके साथ साथ अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। अधिकारी बन गए और नकारात्मक हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आपको देखकर बहुत दुख हो गया है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। स्तूप कंप्लीट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ भाई, जो वस्तुकला। अभी कुछ लिखाया नहीं, आ जाओ तो वस्तुकला खत्म करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे मौरोत्तर काल पे। क्या बात समझ में आई सबको? अभी बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं इस जीवन में अनुभव के लिए। अनुभव जरूर होना चाहिए। अध्ययन का मतलब है अनुभव। केवल पुस्तकी ज्ञान से आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। पोथी पढ़ के जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर का मतलब है प्रेम, एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। अब यहां प्रेम का मतलब केवल वही प्रेम नहीं है जो आप समझते हैं। प्रेम का मतलब है सबका सहयोग। अब यहां पर समस्या क्या है? प्रेम को लेकर कुछ और ही मतलब है। प्रेम में थोड़ा सा कुछ और भी चीजें आती हैं, ठीक है।
तो वास्तुकला में 2-4 पॉइंट लिखो, आगे बढ़ेंगे फिर। मौर्य काल में जो वास्तुकला हेडिंग बनाओ उसमें लिखो मौर्य काल में लकड़ी से बने भवन, वास्तुकला में लिख रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, वास्तुकला में तुम्हें लिखना है। मौर्य काल में लकड़ी से बने भवन हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं। मौर्य काल में लकड़ी से बने भवन हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं, मुख्यतः दिखाई देते हैं, जो पटना के कुम्हार से मिले हैं। जो पटना के कुम्हार, कुम्हार क्या है? कुम्हार, हार, जो आपको समझना है वो समझ लो, कुम्हारार, जो पटना के कुम्हारार से मिले हैं। आगे लिखिए, इस काल के कारीगर, इस काल के कारीगर पत्थर के बहुत, इस काल के कारीगर पत्थर के औजारों को, इस काल के कारीगर, इस काल के कारीगर पत्थर से बहुत, क्या लिखना चाहिए? इस काल के कारीगर पत्थर के औजारों से, औजारों को इस्तेमाल करके, पत्थर के औजारों को इस्तेमाल करके अलग अलग कलाकृतियों का निर्माण करने थे। अलग अलग कलाकृतियों का, अलग अलग कलाकृतियों का निर्माण करते थे। अलग अलग कलाकृतियों का निर्माण करते थे। इसे हम कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। इसे हम कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। इसे हम कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, जैसे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए अशोक ने बनवाया था। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, वहीं ब्रैकेट में लिखिए अशोक। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप जो सबसे बड़ा स्तूप है, जो सबसे बड़ा स्तूप है, जितने भी स्तूप मिले हैं सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा स्तूप है, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अगला पॉइंट, अशोक ने बनवाया, वहीं ब्रैकेट में लिख देना। अगला पॉइंट, अशोक के द्वारा सारनाथ में, अशोक के द्वारा सारनाथ में अशोक स्तंभ को निर्मित करवाया गया। अशोक के द्वारा सारनाथ में अशोक स्तंभ को निर्मित कराया गया, जहां 4 पत्थर के शेर, जहां 4 पत्थर के शेर एक जगह स्थापित हैं। जहां 4 पत्थर के शेर एक जगह, शेर, शेर मतलब लॉयन, जहां 4 पत्थर के शेर एक जगह स्थापित हैं। ये अहिंसा के सूचक हैं, ये अहिंसा के सूचक हैं। और भारत के
राष्ट्रीय चिन्ह भी हैं और भारत के और ये भारत का और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है और यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आप जब अधिकारी बनेंगे तो आपको एक जो पेपर मिलता है उस पर अशोक की लॉट ही लगी रहती है। अगर आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बनते हैं वहां भी अशोक की लाट लगी होती है। तो हर जगह अशोक के लाट का प्रयोग होता है। तो यह राजकीय चिन्ह है। अगर आप इसको देखें कि यह भारत का राजकीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है जिसका प्रयोग हम करते हैं। अगला पॉइंट, मौर्य काल में पत्थर की सबसे महत्वपूर्ण मौर्य काल में पत्थर की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिली है। मौर्य काल में पत्थर की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिली है। मौर्य काल के पत्थर से बनी महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिली है। तो वहीं ब्रैकेट में लिख दिए यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। वहीं ब्रैकेट में लिखिए यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। अगला पॉइंट बनाइए स्तूप। अगला पॉइंट बनाइए स्तूप। स्तूप अगला पॉइंट बनाइए स्तूप। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है जिसे अंड भी कहा जाता है। अंड की तरह होता है ना, अंडे की तरह से, जिसे अगर आ जाए कभी, जिसे अंड भी कहा जाता है। इसके ऊपर आगे लिखते जाइए, इसके ऊपर एक छज्जे की संरचना होती है। इसके ऊपर एक छज्जे, जिसको रेलिंग आप कह सकते हैं या बालकनी कह सकते हैं, छज्जे की संरचना होती है जिसे हर्मिका कहा जाता है। जिसे हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल होता है। हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल होता है। एक मस्तूल होता है या यष्टि होता है। हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल होता है जिस पर 3 छत्र स्थापित होते हैं। जिस पर 3 छत्र स्थापित होते हैं। 6 ऐसे रहेगा। 3 छत्र स्थापित होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, इस संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए, इस संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए इस संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता है। प्रदक्षिणा पथ, अगर आप मंदिरों में जाएंगे आपको दिख जाएगा, एक प्रदक्षिणा पथ होता है। अगला पॉइंट, इस संपूर्ण संरचना के
चारों ओर से, इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर से एक वेदिका होती है। इस संरचना के चारों ओर से एक वेदिका होती है। वेदिका मतलब घेरा होता है। क्या होता है? घेरा। इस संरचना के चारों ओर से एक वेदिका होती है और वहीं तोरण द्वार भी होता है। और वहीं तोरण द्वार, एक वेदिका होती है और वहीं तोरण द्वार, तोरण द्वार। आज भी आप लोग देखते होंगे कि कोई त्योहार होता है तो तोरण बांधते हैं घर पे, है ना? तोरण द्वार, एक तोरण द्वार होता है। आ जाइए सामाजिक जीवन पे, है ना? आ जाइए सामाजिक जीवन पे तुरंत। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां की महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति, जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं तो उनकी स्थिति अच्छी है, और जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उनके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि निम्न वर्ग की महिलाओं के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ गया था, लेकिन यह प्रयास जरूर है कि अच्छा रखा जाए। तो यहां अगर आप देखेंगे कि जो इनका समाज है उसमें जो उच्च वर्ग की महिलाओं को अच्छे तरीके से शिक्षित किया गया है, वो अंगरक्षिका भी हैं, वो अधिकारी भी हैं, हर तरीके से उनके जीवन में बेहतरी है। आमतौर पर आज भी आप देखेंगे जो हायर क्लास की महिलाएं, उनका जीवन बड़ा अच्छा है। अब अच्छा है कि नहीं ये तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा हमको देखने में लगता है। लेकिन भारत में आजादी के बाद महिलाओं की एजुकेशन के लिए बड़े प्रयास हुए, और जब एजुकेशन के लिए प्रयास हुए तो महिलाएं जब शिक्षित हुई तो अधिकार मांगने लगी। और यहां समाज है पैट्रियार्की, जो पितृसत्तात्मक। तो जो पिता है, भाई है, और आगे आने वाले समय जब आपका विवाह हो जाता है तो जो पति होता है वो अपना समझता है कॉपीराइट। अब समस्या वहीं खड़ी होती है। आप देखेंगे इस समय आजादी के बाद तलाक बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्यों ऐसा? शिक्षा के बाद अधिकार की मांग होती ही है। अगर शिक्षा है तो अधिकार चाहिए, इसीलिए शिक्षा की बात है। आप अधिकारी होंगे कि नहीं होंगे वो तो अलग की बात है, लेकिन आप शिक्षित होने के बाद जागरूक जरूर हो जाएंगे। अधिकार आपके कोई छीन नहीं पाएगा। इसीलिए इस समय देखिए जब विवाह हो रहा है, लोग कहते हैं हमारी पत्नी बड़ा प्रताड़ित कर रही है। कोई प्रताड़ित किसी को नहीं कर रहा, अधिकार की बात है। अधिकार आप नहीं देना चाहते हैं, और अधिकार जब जब आप नहीं देना चाहेंगे तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। यहां आप देख रहे हैं कि हर वो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनका जीवन अच्छा है, और जो निम्न वर्ग की महिलाएं उनका जीवन अच्छा नहीं है। एक बात और यही समझ लो, हर वर्ग की महिला एक ही है। मतलब महिलाओं का समाज एक ही समाज है, चाहे वो जिस वर्ग से आती है, एक ही तरह की समस्या। इसीलिए उनके जो कल्याण के बारे में ज्यादा अभी हम सोच रहे हैं और उनके डेवलपमेंट को लेकर आगे बात हो रही। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर अशोक को, जो उसका एक तो आपने देख लिया जो महिलाओं की स्थिति, धर्म की बात कर लें। अशोक का जो धर्म है या उसके यहां के जो वंशज हैं उनके द्वारा, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, अशोक हो, धर्म के मामले में ये सारे लिबरल लोग हैं। अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है लेकिन और किसी पे आरोपित नहीं करता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म नहीं बना दिया। हां, उसका जो व्यक्तिगत धर्म है वो ये बोलता था कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो आम जनता है उसका कल्याण हो। तो यहां आप देखेंगे कि दूसरे धर्मों का सम्मान, और आज के समय में बड़ी समस्या ये हो गई है, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतने नारा लगा रहे हैं। नहीं, अपमान किसी का करने से कोई आज तक आगे बढ़ा ही नहीं है। अपमान से आप सोचें कि आपको सम्मान मिल जाए, कभी नहीं। अपमान अगर कोई किसी को करे, उससे अगर समझदार व्यक्ति होगा तो कहेगा अरे यार छोड़ो, जाने दो,
उसको ही नहीं पता है अभी कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए आपसे हमेशा आपने देखा होगा कि जिसने क्षमा किया है उसका ही नाम हुआ है, और जिसने अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरता बरती है वो धर्म के लिए भी कुछ नहीं कर पाया और अपना भी नाम उसने खराब किया है। और अगर आप देखें कि विपरीत धारा में जब भी कोई बहता है, हो सकता है कि उस समय समाज में उसको स्वीकार न किया जाए, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो उसको जरूर स्वीकार करेंगे। अगर आप महाराणा प्रताप का इतिहास देखिए, इतिहास में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप महाराणा प्रताप को देखिए, आप छत्रपति जो शिवाजी महाराज को देखिए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, एक लाइन बोल नहीं सकते शिवाजी को, टेम्पू वाला पीट देगा आपको। अरे अभी हम 1 साल थे महाराष्ट्र में, मुंबई में थे, इतना सम्मान है उनको लेके हर जाति के अंदर। क्यों ऐसा? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए किया है उन्होंने अपने समय। मराठावाड़ा में उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं, और उस समय औरंगजेब के खिलाफ थे जब पूरी दुनिया थरथराती थी औरंगजेब से। औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा शाइस्ता खां को, कहा मामा जाके पकड़ लो चूहे को, जो मराठावाड़ा का चूहा है। मामा पूना में सोए हुए थे, तब तक रात में ही शिवाजी ने छापा डाल दिया, सारी उंगलियां काट लिया शाइस्ता खां की। भाग खड़े हुए शाइस्ता खां, बहुत बड़े मनसबदार थे, ये हैं शिवाजी, अस्मिता के सामने झुके नहीं। और ऐसा ही था अगर आप देखें राजपूताना में, जब महाराणा प्रताप को हरा नहीं पा रहा था अकबर। आपको समझना पड़े इतिहास में जो विपरीत धारा में बहा है उसी का नाम हुआ। और यहां आप देख रहे हैं कि जिसने अपने धर्म को आरोपित किया उसका धर्म भी नहीं चला। यहां अशोक इसलिए अमर हुआ क्योंकि अशोक ने हर धर्म के सम्मान की बात किया, इसलिए अशोक का धर्म और अशोक अमर हो गए। लोग कहते हैं अशोक ने ऐसा क्या किया, इतना हत्या किया। कोई प्रश्न आया था मेरे सामने कि अशोक ने इतनी बड़ी हत्या किया। अशोक ने हत्या किया, लेकिन अशोक ने अपना हृदय भी बदला। हत्या करना गलत नहीं है, हत्या करने के बाद हमेशा हत्यारा बना रहना गलत है। क्या बात समझ पाए? मतलब आपसे एक बार हो गया अपराध तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा अपराध ही करते रहेंगे, उसकी गिल्टी फील होना जरूरी है। तो यहां इस बात इसलिए अशोक का हम इतना नाम लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इस चीज को देख लिया कि धर्म में सबके सम्मान की बात है, सबके सम्मान की बात। ठीक है। इसके अलावा और क्या दिखाई देता है आपको? यहां पे आप देखते हैं कि यहां पर आजीवक संप्रदाय को भी ये बहुत सारी जो गुफाओं का दान कर रहा है। इसके पहले आपने देखा था, एक बार बोलिए कौन सी गुफा है? कौन सा? और और विश्व झोपड़ी। अब आप इस बात को समझिएगा कि अशोक इसीलिए अमर हो गया कि अपने आप को बदल लेना अच्छा है। अंगुली मार इतना बड़ा हत्यारा, अंगुली मार से बड़ा तो अपराधी कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ, वो बदल गया तो आप नहीं बदल जाओगे? आपको भी तो बदलना होगा। अब हम ये क्या अंगुली मारने किया था? महात्मा गांधी का पूरा इतिहास का जो दर्शन इसी पे टिका हुआ, जो बुद्ध का दर्शन इसी पे टिका हुआ। और महात्मा बुद्ध से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आप देखेंगे महात्मा गांधी में इतनी करुणा है, वो केवल बुद्ध से आती है क्योंकि वो बुद्ध को मानते हैं। अगर आप बुद्ध को थोड़ा सा समझ गए तो आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटेगी और वो क्रांति आपको बदल के रख देगी। यही बुद्ध है, ठीक है। तो बुद्ध पर इतनी बात आपको इसके अलावा और क्या है? इसने अपने यहां जो, अगर आप देखेंगे पशु बलि जो होती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। इसने कहा कि जो पशु बलि नहीं होगी, आडंबरपूर्ण जो यात्राएं निकल रही हैं उसको भी बंद करा दिया। आडंबरपूर्ण यात्राओं की कोई बात नहीं है। आडंबरपूर्ण यात्रा का मतलब यह है कि यहां पर पहले जो
जो स्वर्ग की यात्राएं निकलती थी कि हमको स्वर्ग जाना है, ऐसा करेंगे तो ये स्वर्ग ही मिलेगा, अरे यही स्वर्ग है, यही नरक है। अगर यहां नहीं अच्छा किए तो वहां क्या स्वर्ग मिलेगा? हर जगह अलग अलग नियम है। हिंदुओं में नियम है कि वहीं पे जहां इंद्र बैठता है वहीं पे लगातार डांस होता है, वहीं पहुंचना है। नहीं कि वहीं इंद्र का दरबार है, अगर अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और वहां जन्नत है। हर जगह अलग अलग मामला है। अब ये समझिएगा, ये खेल यहां पर बुद्ध ने बंद कर दिया। बुद्ध ने कहा कि कोई कुछ नहीं है, यही मन को रोकिए और यही मन को रोककर मन का निरोध करिए और यही सब कुछ मिलेगा। जब पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध फैल जाती है ना। यहां समझना पड़ेगा कि पुष्प के रूप में ही बुद्ध खिले थे। उनका एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनका प्रचार कर रहा था, लेकिन बुद्ध उसके बाद भी पूरे विश्व में फैले, क्योंकि जहां विचार होगा वो विचार ही फैलेगा। कागजी विचार बहुत ज्यादा नहीं चलता है। आप ये सोचें कि बहुत ज्यादा कागजी विचार चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो अंदर होगा वही निकल के आएगा। तो बुद्ध के अंदर जब निकला तो इतने विचार निकले और बुद्ध ने हर जीवन की बात कही। अगर आप देखेंगे तो बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जातक कथाएं, जातक कथाओं में बुद्ध के बारे में बताया गया है कि बुद्ध बहुत सारे जन्मों में, किसी जन्म में हाथी रहे हैं, किसी जन्म में शेर रहे हैं, किसी जन्म में ये रहे हैं। और ये वाला जो जन्म बुद्ध का हुआ, इसमें बुद्ध को यह बात समझ में आई कि अब चाहिए मुक्ति। हम सारे यहां पर, आपको नहीं पता, ये अनंत यात्रा हो रही है। इस यात्रा में जो अच्छा है वही साथ जाएगा और जो बुरा है वो भी साथ जाएगा। अच्छा और बुरा, इसी की सीख बुद्ध देते कि अच्छा क्या है और जो बुरा क्या है। अपने में उतरना बुद्धत्व की श्रेणी है, और इस दुनिया में देखना वो आसुरी प्रवृत्ति है कि नहीं, हमको पूरी दुनिया में वो भैया कत्ल कर रहे हैं, हम भी करेंगे, तो फिर हो गया बेड़ा पार, हो गया, काम खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचे उचेगा नहीं इस दुनिया में। आज के समय में दुनिया में यही बड़ा संघर्ष है। अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा चाहता है, अलग तरीके से, आर्थिक रूप से। चाइना उसके आगे पीछे लगा हुआ कि हम बनेंगे महाशक्ति, हम है, हमसे बड़ा कौन है। भारत को भी अपना हित देखना है। अब सब जगह यही मामला है, लेकिन यह अत्यधिक जहां होगा तो अगला विश्व युद्ध भी हो जाएगा। और यहां पर शांति केवल ये जो बुद्ध का दर्शन है यही दे सकता है पूरी दुनिया को। इसीलिए भारत विश्व गुरु है, ये लॉजिक है इसका। इसलिए भारत विश्व गुरु, ऐसे नहीं है विश्व गुरु कि आपने बोल दिया विश्व गुरु, हम तो विश्व गुरु, हम विश्व गुरु। चाइना जो आपका इतना बड़ा विरोधी है, उसकी आधी आबादी बुद्ध को मानती है, पता है आपको? आधी आबादी बुद्ध को मानती है, मरे जा रहे हैं वहां। यह समस्या है, इसे समझना पड़ेगा कि बुद्ध मतलब एक अपने आप में चलती फिरती विचारधारा है बुद्ध। और आपसे इंटरव्यू में प्रश्न बुद्ध पे जरूर होना है, अशोक पे जरूर होना है, जो महावीर स्वामी पे जरूर होना है, जो आपके महापुरुष इस धरती के, उन पे तो होगा ही होगा। इसलिए उन पे बहुत अच्छी समझ बननी चाहिए। हम लोग इंटरव्यू लेते हैं जब भी इधर का, बिहार का, तो इस पे ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए कुछ लिख लीजिए। समाज, इनका सामाजिक जीवन। अशोक ने, इसमें पहला पॉइंट, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन इसके बाद भी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन इसके बाद भी वह दूसरे धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन इसके बाद भी वह दूसरे धर्मों का सम्मान करता था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी अपने नाम के आगे
अपने नाम के आगे देव नाम पियदस्सी, देव नाम पियदस्सी लगाता रहा। अपने नाम के आगे देव नाम पियदस्सी लगाता रहा, जो उसके दृष्टिकोण को हमारे सामने रखता है, जो उसके दृष्टिकोण को हमारे सामने रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसने सब चीज छोड़ दिया, जो उसके दृष्टिकोण को हमारे सामने रखता है। अगला पॉइंट, अशोक अपने 11वें शिलालेख में यह आदेश देता है, अशोक अपने 11वें शिलालेख में यह आदेश देता है कि ब्राह्मणों को कोई भी कष्ट नहीं देगा, ब्राह्मणों को कोई भी कष्ट नहीं देगा, ब्राह्मणों को कोई भी कष्ट नहीं देगा। इसी क्रम में जरूर मिल जाएगा पीडीएफ, बहुत मिल जाएगा, एकदम पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत, अभी लिखो। ऑनलाइन की एक अलग दुनिया है जो बिना देखे चलती है। अच्छा है जो जहां है वहां देखता रहे, क्या करना है। क्या लिखा? इसी क्रम में आजीवक संप्रदाय के लोगों को, इसी क्रम में आजीवक संप्रदाय के लोगों को अशोक के द्वारा कई गुफाओं का, इसी क्रम में आजीवक संप्रदाय के लोगों को कई गुफाओं का दान अशोक ने किया। तो यहां लिखा हुआ है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी, ठीक है, इसको लिख रखा है, आगे बढ़िए। अशोक के द्वारा पशुओं की बलि पर, अशोक के द्वारा पशुओं की बलि पर रोक लगा दी गई। अशोक के द्वारा पशुओं की बलि पर रोक लगा दी गई, जिससे ब्राह्मणों की आय में अत्यधिक कमी आई, जिससे ब्राह्मणों की आय में अत्यधिक कमी आई। अब आप समझिएगा, इसीलिए आगे चल के पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को स्थापित करता है। अगर आगे चल के आप देखेंगे तो वीरदत्त की हत्या जब होती है, इसमें आखिरी वंशज आता है, उसकी हत्या उसी का सेनापति करता है, वो रहता है ब्राह्मण, और कहता है कि तुमने ब्राह्मणों के ऊपर इतना ज्यादा गड़बड़ कर दिया, कोई कर्मकांड नहीं करने देते, इतना हम लोग बकरा कटवाते थे, इतना ये जानवर कटाते थे, सब मामला बिगड़ गया, कोई स्वाद नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पुष्यमित्र शुंग ने खेल खेलना शुरू किया, और फिर भारत में वही परिस्थितियां पैदा हुई जो आपको पूर्व मध्य काल में दिखेंगी, जो आपको मध्यकाल में दिखेंगी, जो आपको आधुनिक समय में दिखेंगी, वही परिस्थितियां। इसीलिए भारत में इस समय मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण होंगे और बहुत विदेशी जातियां आएंगी। आप समझिएगा कि जब अंदर से आप बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, आपका आपस में संघर्ष बहुत ज्यादा होगा, हमेशा विदेशी सक्रिय होंगे। अभी आगे चल के हम लोग मौर्योत्तर काल में यही चर्चा शुरू करने वाले हैं कि भारत में मौर्योत्तर काल में क्यों इतनी विदेशी जातियां आईं। उसके पीछे की परिस्थितियां यही हैं कि यहां पर जो ब्राह्मण वर्ग था
वो उभरा और वो सबको लेकर नहीं चल पाया। अलग अलग हिस्सों में राज्य बन गए, और जब तक मौर्य शक्तिशाली थे तो मौर्यों के सामने कोई तलवार उठाने वाला नहीं था। इसीलिए शक्तिशाली देश होना चाहिए। आप आपस में भले ही लड़ते रहें, लेकिन देश कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके हर पढ़ाई का मतलब यह है कि हमारा देश बचेगा तो हम बचेंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा हमारी विचारधारा की वजह से, तब फिर क्या होगा? हम कहां जाएंगे? यह समस्या भारत में शुरुआत से रही है। यहां के लोग ये नहीं सोचते थे कि हमारा देश बचे। अफगानिस्तान में यह सोच थी कि देश में किसी को कब्जा नहीं करने दें। अंग्रेजों की पूरी गर्दन उतार दिया गया, वहां कभी कब्जा कोई कर नहीं पाया। वहां रशिया की देखिए हालत बिगड़ गई, अमेरिका की हालत बिगड़ गई, अंग्रेजों की हालत बिगड़ गई। कोई अफगानिस्तान कुछ नहीं कर पाता। और आपका पूरा शासन था अफगानिस्तान तक। जो बामियान में बुद्ध की मूर्ति थी उसको तोड़ दिया तालिबानियों ने, उड़ा दिया बम लगा के। तो यहां समझना पड़ेगा कि अखंड भारत वाला जो मामला है वो यहीं से आता है कि आपका पूरा एरिया है वो। लेकिन अब मामला बिगड़ गया। अब कौन बोले तालिबानियों को? अब चूंकि हम लोग भी अच्छा, वो सब भी अच्छा संबंध बना रहे हैं। जब उनकी सत्ता आई थी तो सबसे पहले यह कहा गया कि भारत पर हमला करेंगे तालिबानी। उनको ही पता है कि भारत में अभी क्या माहौल है। यहां आते ही मामला बिगड़ जाएगा तालिबानियों का। इतनी शक्ति नहीं है कि अभी वो भारत पे हमला कर सके। आप समझिएगा इस बात को। भारत की अपनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत अब वो भारत रहा नहीं है। आप लोगों को समझ में कुछ आता है? मैं बताता हूं तो क्या समझ में आता है? आती बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। अगली बात समझ लीजिए, आगे लिख दीजिए। अगला पॉइंट बनाइए। इस समय आमतौर पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इस समय आमतौर पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बड़ी बात है। महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। इस समय ऐसी महिलाओं की सूचना भी मिलती है। इस समय ऐसी महिलाओं की सूचना भी मिलती है जो स्वतंत्र रूप से रहती थी। जो स्वतंत्र रूप से रहती थी। जो स्वतंत्र रूप से रहती थी मतलब सबसे अलग। ऐसा आज के शहरों में, बड़े शहरों में जो स्वतंत्र रूप से रहती थी, इनके लिए छंदवासनी शब्द आया है। इनके लिए छंदवासनी। छंदवासनी का मतलब होगा जो स्वच्छंद रहना ना। छंदवासनी शब्द आया है। छंदवासनी शब्द आता है। छंदवासनी। इसी में आगे लगा देंगे स्व, तो मतलब होगा कि स्वतंत्र रूप से रहने वाली। नहीं, आज के समय में आप जाएंगे जो बड़े शहरों में, तो वहां ऐसे ही लड़कियां रह रही हैं अभी। स्वच्छंद वासनी। भाई एक समय के बाद आदमी अगर बहुत योग्य है तो फिर जैसे लड़का रह रहा है वैसे लड़की रह रही है, उसमें क्या समस्या? लेकिन पुरुषवादी समाज में गलत कर रही है। बहुत दिन से वहीं पे पड़ी हैं, बेंगलोर में आई नहीं रही हैं, पता नहीं क्या है। आप रह रहे हैं तो समस्या नहीं, और लड़की रह रही समस्या। आप समझना पड़ेगा कि यहां पर भी ऐसा स्ट्रक्चर था समाज में मौर्य काल में। बहुत बड़ी बात। अगला पॉइंट बनाइए। इस समय हमें समाज में वेश्यावृत्ति भी दिखाई देती है। वेश्यावृत्ति भी दिखाई देती है। एक बात समझिएगा कि ये जो समस्या है वेश्यावृत्ति, ये नगरीकरण से निकलती है। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है कि जो नगर में लोग हैं उनके पास है पैसा, और इसी का वो दुरुपयोग करते हैं। इसी से वो देते हैं लालच।
और सारा खेल यहीं से शुरू होता है, सारा खेल यहीं से शुरू है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जहां भी नगरीकरण होगा वहां पे स्ट्रक्चर ये अपने आप आपको दिखेगा। अगर आप जितने भी नगरी केंद्रों में जाएंगे वहां ये चीज आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, इस बात को समझिएगा। यहां पर भी इसका मतलब कि बड़ा एक जो नगरीकरण हुआ होगा, एक व्यापारिक जो क्रियाएं अच्छी रही होंगी और उसके परिणाम स्वरूप यहां पे वेश्यावृत्ति रही होगी। और यहां पर जो महिलाएं इससे जुड़ी थी उनके लिए रूप जीवा शब्द आता है। रूप जीवा, रूप जीवा शब्द आता है। क्या आता है? रूप जीवा। और इसके लिए एक अधिकारी था जिसका नाम था गणिकाध्यक्ष। एक अधिकारी रखा गया था जो इनके विषयों को देखता था, है ना। अब इसको एक लाइन में लिख दीजिए। इस समय स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली कुछ महिलाओं की सूचना, इस समय स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली कुछ महिलाओं की सूचना भी हमें मिलती है। कुछ महिलाओं की सूचना भी हमें मिलती है। उनके लिए रूप जीवा शब्द आया है। उनके लिए रूप जीवा, उनके लिए रूप जीवा शब्द आया है। इनकी देखरेख करने के लिए गणिकाध्यक्ष होते थे। इनकी देखरेख करने के लिए इनकी देखरेख करने के लिए गणिकाध्यक्ष होते थे। अगला पॉइंट, देखरेख करने के लिए गणिकाध्यक्ष होते थे। अगर आप देखेंगे तो आम्रपाली भी इस समय आपको दिखाई देगी, है ना। इसके अलावा एक और थी जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक और थी। तो बहुत सारे इस समय लोग थे। अरे इतना उत्साह, ये जो व्यवस्थाएं हैं ना, ये जो समाज में जो बुराइयां हैं उसके जन्मदाता हम ही हैं। कोई कहीं से नहीं आया, न कोई कहीं से बनता है। आप इन समस्याओं को जब अपने आंखों से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये समस्या जो पुरुषों के द्वारा ही बनाई गई है। और जब पुरुष इस बात को जब कोई अच्छे तरीके से समझ लेता है, आप देखेंगे कि सबसे पहले महिला शिक्षा की बात करने वाले पुरुष ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि नहीं, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। जो लिबरल व्यक्ति होगा वही बात करेगा, और जो रूड व्यक्ति होगा कहेगा इनको क्या करेंगे पढ़ा लिखा, फिर अधिकार मांगेंगे, खाना कौन बनाएगा। अब बहुत बढ़िया हो गया कि अब अपने भी रोटी बना रहे हैं। अच्छा है कि खूब रोटी बनवाना चाहिए। हमारे एक स्टूडेंट है, आईएएस है, अभी आईएएस है वर्तमान में। उसने एक बार हमको बुलाया आईएएस होने के बाद अपने घर कि सर आइए आज। तो हम गए तो उसने होटल से खाना मंगाया। उसके पति सब्जी बना रहे थे। उसने कहा कि सर जो रोटी मंगवा लिया है। हमने कहा तुम नहीं बनाती? कही सर हमको नहीं आता बनाने। हम अद्भुत, हमें लगा कि हमको लगा ऐसे ही बोल रहे हो। फिर उसने बताया कि नहीं सर मुझे वास्तव में रोटी बनाना नहीं आता। तो भाई रोटी बनाना आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपको रोटी बनाना आता है। अरे जो आना चाहिए वो आना चाहिए, और ये आ जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। बहुत रोटी बनाने वाले मिलेंगे, बहुत रोटी बनाने वाले मिलेंगे, बहुत खाना बनाने वाले लोग मिलेंगे। आपके पास स्किल आ जाए फिर देखिए दुनिया आपके हाथ में। स्किल पैदा करनी पड़ेगी, ये है हमारी पढ़ाई। अब पुरुष देख रहे इस भाव से कि हम लोग को रोटी बनाना ही पड़ेगा। अरे भाई कोई समस्या नहीं है, कई हजार साल से आपने रोटी खाई है, अगर आपको बनाना पड़ जाए तो क्या बुरा है। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा है कि नहीं? खूब बनवाना चाहिए, मौका मिले तो बनवा लेना चाहिए। अभी से आदत पड़ी रहेगी तो आगे अच्छा रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा,
कहां से आए हो तुम? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हम भी यही हो, तुम भी यही हो, हम लोग मिलेंगे। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, अगला पॉइंट बनाओ। इस समय, अगला पॉइंट, इस समय महिलाएं तलाक भी ले सकती थी। बहुत बढ़िया। इस समय महिलाएं तलाक भी ले सकती थी। तलाक, तलाक बहुत बढ़िया हथियार है। इस समय महिलाएं तलाक भी ले सकती थी। इसके लिए मोक्ष शब्द आता है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं मोक्ष क्या होता है, यही मोक्ष है। इस समय महिलाएं तलाक भी ले सकती थी, इसके लिए मोक्ष शब्द आता है। सेलिब्रेशन, मोक्ष, मुक्ति। जब कोई हमारे जीवन को इतना परेशान कर दे, उससे मुक्त हो जाना ही ठीक है। नहीं तो कुछ लोग अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। ये नहीं करना है, दूसरे को मुक्त कर देना है। पता चले कि जिंदगी भर झेले पड़े हैं, झेलना नहीं है किसी को, अपने आप को मुक्त रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अगला पॉइंट बनाइए। इस समय सड़कों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। इस समय एक अलग से पॉइंट बना दीजिए इसी में। इस समय सड़कों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी दिखाई देती है और एक अधिकारी की सूचना मिलती है, एग्रोनोमाई। एक अधिकारी की सूचना मिलती है, एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई। इस समय सड़कों की अच्छी व्यवस्था हमें दिखाई देती है और एक अधिकारी की सूचना मिलती है, एग्रोनोमाई। और वहीं लिख दीजिएगा सड़क निर्माण का अधिकारी। यह प्रश्न आया हुआ है, सड़क निर्माण का अधिकारी। सड़क निर्माण का अधिकारी, सड़क निर्माण का अधिकारी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगर आपको प्रशासनिक स्ट्रक्चर, तो मैंने जो बताया ही था कि सबसे ऊपर, एक बार फिर भी सुन लो, जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचा, इसमें सबसे ऊपर कौन है? अगर आप देखेंगे तो सम्राट है। कौन है? सम्राट। आज लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं सम्राट, तो जो नाम रखने से सम्राट हो जाएगा। कोई लोग नाम रखते हैं धनपत, तो धनपत रखें, पूरा धन उन्हीं के पास आ जाएगा। भाई नाम के साथ साथ काम भी जरूरी है। नाम चाहे जितना अच्छा रख लीजिए, लेकिन आपको नाम के साथ अच्छा काम भी करना पड़ेगा। इसके बाद कौन है? युवराज। कौन आएगा? युवराज। तो ये भी नाम रखा जाता है, युवराज भी नहीं। इसके बाद आप देखते हैं कि अलग अलग जो प्रांत हैं, तो वहां प्रांतपति कौन है? प्रांतपति। अधिकारी कौन है? प्रांतपति। उसके बाद आप देखते हैं विश है। कौन है? विश मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। विश मतलब क्या है? जिला। और यहां का अधिकारी कौन है? विशपति। कौन है? मतलब अगर आप जो डीएम बनेंगे तो आपको विष पीना पड़ेगा नहीं। इसका मतलब विशपति का मतलब क्या है? कि जो जिलाधिकारी, जो जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होगा। और उसके बाद आता है जो 10 गांव से ऊपर का अधिकारी। 10 गांव, उसको कहते हैं गोप। क्या कहते हैं? गोप। एक व्यवस्था मिलती है गोप, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे कौन है? जो ग्रामीण है ना,
जो जो ग्रामीण व्यवस्था, इसका अधिकारी कौन है? ग्रामीणी, है ना, ग्रामीणी, है ना, ग्रामीणी। अगर आप देखेंगे तो यहां पर व्यवस्था जो दिखता है उसको मुखिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो मुखिया भी आता है कि मुखिया है यहां पे, इसको ऐसे ही बना लो, एज इट इज, इसमें कुछ लिखना नहीं, ऐसे ही बना लो इसको। ठीक है, इस समय जो न्यायाधीश हैं उनके लिए एक शब्द आता है राजुक। जो न्यायाधीश उनके लिए क्या आता है शब्द? न्यायाधीश। राजुक, तो न्यायाधीश के लिए राजुक। अगर आप देखेंगे, इसको बना लो फिर बताता हूं। अगर आप देखेंगे तो अशोक के समय में एक नया प्रांत जुड़ा था, कलिंग। नहीं तो आमतौर पर इनके पास 4 प्रांत ही हुआ करते थे मौर्यों के पास, है ना। और अशोक के समय में 5 प्रांत हो गए थे। तो उससे वहां की राजधानी से भी प्रश्न आता है कि किसकी क्या राजधानी है, क्या है। अभी आगे चल के उसको भी समझ लेंगे। ये हो गया, हट जाऊं, उधर हो जाऊं? ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। अरे इसमें जो गोपालगंज का कौन है भाई? यहां पर आ जाओ। कहां गोपालगंज में पड़े हो? किशनगंज, गोपालगंज, मतलब ये अलग ही दुनिया है। हाय एवरीवन, अरे अपना काम इधर है, तुम वहां चल रहे हो। अब सबको मजा आ गया सर, हिस्ट्री में आना ही था, आपको जल्दीबाजी थी इसलिए मजा नहीं आ रहा था। हमने पहले दिन बताया था। अगर समझने वाले लोग पहले दिन समझ गए थे, और ना समझने वाले धीरे धीरे समझते हैं, थोड़े समय में समझते हैं, लेकिन समझ जाते ही हैं। नहीं समझ जाते, समझने में थोड़ा तो वक्त लगता है। हो गया, चलिए एक अगला भी पॉइंट बना लीजिए कि राजधानी क्या है अशोक के समय में। अशोक के समय के प्रांत, अशोक के समय के प्रांत, प्रांत, है ना। ऐसे ही बनाइए हमारे साथ ही, अलग से कुछ लिखना नहीं है। कलिंग, जो सारा खेल हुआ इसी से हुआ। अशोक का हृदय बदला, अगर वो लड़ने ना जाता तो इतना महान न बनता। इसीलिए कभी कभी लड़ना भी जरूरी है, इसीलिए कभी कभी लड़ना भी जरूरी है। तो कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। तोसली राजधानी, ये क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी, तोसली। तोसली राजधानी है। और यहां पे इसका एक नाम और मिलता है, धौली। अगर आप देखेंगे इसके लिए एक शब्द और आता है, धौली। धौली, ठीक है। एक एक प्रांत, अब हम लोग इसके जो प्रांत की जानकारी ले रहे हैं। तो एक प्रांत हो गया कलिंग, जिसकी राजधानी क्या है? तोसली, ठीक है। अगला प्रांत क्या है? अवंती। हाँ ठीक, जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाइए। एकदम जाने की सहजता है, कोई जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अवंती, अवंती, अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। उज्जैनी क्या है? उज्जैनी क्या है? एमपी वाली उज्जैनी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है ना। हाँ, अगर आप देखें इसके अंतर्गत बहुत सारे इलाके आते थे, मालवा, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़। उतना लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे समझते जाओ। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। फिर उसके बाद आता है प्राशी। प्राशी मतलब पूर्वी प्रांत। प्राशी मतलब पूर्वी प्रांत, और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। और यहीं बैठता था सम्राट, यहीं बैठता था। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के सारे इलाके आते थे इसी के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई बहुत विशेष अंतर रहा नहीं है। आज भले ही बाउंड्री हो गई, ये सब एक रहे।
तो उत्तर प्रदेश, बिहार और जो बंगाल का हिस्सा है इसको कहते हैं प्राची या प्रासी। इसके बाद एक मिलता है उत्तरापथ। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला। ऐसे भी प्रश्न कभी आ जाते हैं कि राजधानी मिलाओ, आते होंगे, आते हैं ना, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। इसके बाद एक और है आपको जो दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, इसकी राजधानी क्या है? सुवर्णगिरी। अगर आप देखेंगे कि जो विंध्य पर्वतमाला उसके जो दक्षिण का हिस्सा है उसको कहते हैं दक्षिणापथ। जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के दक्षिण का हिस्सा का जो हिस्सा है उसको कहते हैं दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी क्या है? सुवर्णगिरी। तो इसको ऐसे ही आपको जो बना लेना है, और यहां पर ये चीज आपकी राजधानी वाली भी हो गई। एक बार समझा दीजिए सर, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ इसमें है ही नहीं, क्या है इसमें? अब आप एक बात समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 हिस्से थे, अब यहां पर एक ही हिस्सा अशोक के समय में बढ़ा है। ये सारे इलाके पहले से ही थे, है ना। अमात्य क्या है? अमात्य मतलब है मंत्री। अमात्य मतलब है मंत्री, है ना। अमात्य का मतलब है मंत्री, सहयोग करने वाला। अमात्य की ही सहायता की बात करता है चाणक्य। कहता है राजा को हमेशा अपने अमात्य से ही जो सलाह लेनी चाहिए, और अगर उसकी सलाह पर काम करेगा राजा तो हो सकता है उसे नुकसान कम उठाना पड़े। इसीलिए हमेशा जो डिप्लोमेट होते हैं वो हमेशा अपने नेतृत्व को सहायता देते हैं। आप देखिएगा कि आज की जो सरकार है, इस सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नेता को सलाह देने का काम करते हैं, और जहां पर भी जो नेतृत्व अपने लोगों से सलाह लेकर काम करता है वहां बेहतर व्यवस्था दिखाई देती है, और जहां पर अपने से निर्णय होने लगता है वहां पर सरकार हो जाती फांसीवादी। कैसी? हिटलर एक बात कहता था। हिटलर जब आया, जब जर्मनी में, उसने कहा, पहले विश्व युद्ध में भी लड़ा था हिटलर, वो जर्मनी की तरफ से। उसने उस समय आके कहा कि ऐसा है कि मुझे पता है कि यहूदियों ने बर्बाद किया जर्मनी को, और उसने कहा कि एक झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच हो जाए। बड़ा अच्छा है उसका स्टेटमेंट। उसने कहा, बहुत बड़ा स्पीकर था ना हिटलर, हिटलर बोलता था तो खून गर्म कर देता था वहां के लोगों का। वो जर्मनी में जब आया, तो जर्मनी में जब वो आया तो उस समय था जेल में, और उसने वहां पुस्तक लिखी मेरा संघर्ष, और वो हो गई बाइबिल वहां के लोगों के लिए। इतना लोगों ने पढ़ लिया कहे कि उसने एक बात कही थी, 1000 साल में जर्मनी जहां नहीं होगा वहां हिटलर लेकर जाएगा। लोगों के अंदर अफीम आ गई कि हां यार ये व्यक्ति है, ये कुछ कर जाएगा। उन्होंने कहा जर्मनी के लोग पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए बने हैं, ये पूरी दुनिया के लोग कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। जनता उत्साहित हो गई है। और वहां का जो राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग, उसने जब इसको अधिकार पत्र जब दिया हिटलर को, तो वो लगा रोने, कहा अब जर्मनी नहीं बचेगा। जो बुद्धिजीवी होते उनको सब पता होता है हर समय में, लेकिन हिटलर ने जर्मनी की वो दुर्दशा कराई कि खुद को, अपने आप को तो गोली मारा ही, बाद में जर्मनी को बड़ा उसका जो पे करना पड़ा। ये समझिएगा, इतिहास आपको सिखाता है कि कुछ लोगों के निर्णय से पूरा देश बदल जाता है। कुछ लोग जब निर्णय ले लेते हैं पूरा देश का, उसके बाद वो देश उस समय तो उत्साहित होता है कि हाँ ऐसा कर जाएंगे, कत्लेआम हो जाएगा, ये पकड़ लेंगे, वहां मार देंगे। अरे मार देंगे फिर क्या होगा अपने साथ? आप देखेंगे कि जो दोनों महायुद्ध लड़े गए हैं उसमें अमेरिका हर जगह बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है, जो पहले विश्व युद्ध में भी और वो दूसरे विश्व युद्ध में भी। आखिरी में जो परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं थी, जापान पे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था, फिर भी गिराया गया। शक्ति प्रदर्शन बड़ा खतरनाक मामला है। शक्ति प्रदर्शन का जब मामला आ जाता है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि क्या होगा,
और उसके बाद सोवियत संघ को तोड़ने के लिए यह प्रयास हुआ। 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चलता रहा पूरे विश्व में। भारत की हालत खराब हो गई। भारत ने गुट निरपेक्षता को शुरू किया। तो आप समझेंगे पूरी बात। अभी तो इतिहास में आपको कुछ नहीं पता। अभी तो दुनिया में बहुत ही दृश्य आने बाकी हैं। अभी तो आप एंशिएंट में हैं। अभी तो आप एंशिएंट में रुके हुए हैं। यहां पर आप इस बात को समझिए। अशोक के उत्तराधिकारियों पे आ जाइए। हो गया ये इतना क्लियर? हां, कोई है? हो गया? अशोक के उत्तराधिकारियों पे आइए। अशोक जैसा महान है वैसा उसके उत्तराधिकारी नहीं है। और आमतौर पर देखा गया है कि हमेशा जब कोई बहुत महान व्यक्ति होता है तो उसके सामने उसका उत्तराधिकारी जो होता है वो दब के मर जाता है उसकी महानता के आगे। ये अक्सर देखा गया। अक्सर महान लोगों के यहां ये बड़ी समस्या होती है। जो उसके वंशज होते हैं वो ये नहीं संभाल पाते हैं कि अब हम कैसे चलेंगे। अशोक के साथ यही हुआ। ये जितना शक्तिशाली है, जितनी चीजें हैं, इतना बड़ा राज्य है। अभी आपने देखा 5 अलग अलग हिस्से हैं राज्य के। इसको संभालने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो और जिसके नाम पर लोग थरथराते हों और अच्छी भी चीजें हो उसके पास। अब यहां पर देखिए मामला क्या है। इसके उत्तराधिकारियों को आप देखेंगे कि अशोक की मृत्यु हो गई 232 ईसा पूर्व में। 232 ईसा पूर्व में अशोक चला गया ऊपर। और अशोक जैसे ही आंख बंद करता है उसके बाद मौर्य साम्राज्य के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। औरंगजेब ने जैसे ही आंख बंद कर दिया मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बच गई। 12 शासक हुए। 12 शासकों का कोई नाम नहीं जानता होगा। 12 शासक हुए मुगलों में। बाद में एक से एक अजीबो गरीब कोई राज दरबार में दौड़ता है। अब ये सोचिए कि वैसा दरबार जहां लोग अंदर नहीं जाना चाहते थे, औरंगजेब के समय में उसको जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने कहा खाल खिंचवा लूंगा। अंग्रेजों की हालत खराब थी। अंग्रेज हमेशा घुटने बैठ के माफी मांगते औरंगजेब के समय में। जब तक औरंगजेब रहा अंग्रेज हमेशा हाथ ही जोड़ के रहे। एक बार नाराज हो गया था जो 1680 के समय में। उसने कहा कि इनकी जितनी फैक्ट्री है सब सीज कर दो। माफी मांगे 3 दिन तक जाकर, तब उसको समझ अच्छा कहे चलो जाओ माफ किया। औरंगजेब बहुत शक्तिशाली था। आपको समझना पड़ेगा कि जब शक्तिशाली शासक रहता तो कोई इधर से उधर नहीं कर पाता। लेकिन जब आपके वंशज हल्के हो, उनको डांस देखने में मन लगता हो, फिर तो काम खत्म होना ही है। देखिए जो डांस देखना बुरा नहीं है लेकिन हमेशा उसी में लगे हैं तो मोहम्मद शाह रंगीला, फिर जहांदार शाह वो लंपट मूर्ख है, एक जो फर्रुख सियर है वो जो घृणित कायर है, सब के सब वैसे ही हैं एक से एक बढ़ के। फिर बहादुर शाह को देखिए एकदम बूढ़ा व्यक्ति है, उसको 70 साल पे गद्दी मिली, वो यही नहीं समझ पा रहा है कि अब मैं गद्दी चलाऊं कि अपने आप को चलाऊं। आप इतिहास को अपने आप समझ के देख लीजिए। इतिहास को जैसे आप समझेंगे ना आपको समझ में आएगा कि जो समस्याएं खड़ी होती हैं इतिहास पहले ही आपको वो परिस्थितियां आपके सामने दिखाता है कि ऐसा होगा तो यही रिजल्ट आएगा। जब व्यक्ति अपने आप को साधेगा, सोना जब आग में तपता है तो और उसमें निखार आता है। और यहां के लोग क्या हैं, कोई निखार नहीं आया। अकबर के समय में आप देखेंगे अकबर ने जब जहांगीर को बचपन में देखा, शेखू बाबा नाम था जो जहांगीर का, शेखू, और शेख जो सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से जन्मा था, वो बचपन से ही शराब पीने लगा। 8 साल का था उसी समय पीने लगा, खूब डांस देखता था। अकबर की एक बार नजर पड़ गई, अकबर ने बड़ी पिटाई किया उसकी। अकबर हल्का व्यक्ति नहीं था, अकबर को समझना पड़ेगा आपको। अकबर ने उसकी बड़ी पिटाई की और अकबर ने भेज दिया 14 साल के लिए जो जंग के मैदान में, जाओ इसको वहीं रखो साले। 14 साल तक सलीम वहां रहा और फिर सलीम बना।
आपको समझना पड़ेगा कि अपने जो अकबर के समान तो नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी ठीक था। अफीम खाने की बड़ी आदत थी उसके बाद भी उसकी, और आप देखें उसके समय में नूरजहां गुट बड़ा हावी हो गया था। बताऊंगा जब नूरजहां पे आएंगे। अभी तो नूरजहां का मामला, उसके बड़े प्रेम के किस्से हैं। अनारकली का मामला है, वो जिंदा चुनवा दी गई, तो बड़ी समस्याएं हैं। इतिहास में बहुत सारे घटनाक्रम हैं। अभी आप जो गुप्तों के काल में आएंगे वहां भी समस्या आपको दिखाई देगी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, उसने अपने जो भाभी से विवाह किया, मैं आगे बताऊंगा आपको, वो ध्रुव देवी को, वहां मामला कुछ है ऐसा। तो यहां पर आप देखेंगे कि उत्तराधिकारी अयोग्य हैं। कैसे हैं? अयोग्य हैं। अयोग्य हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, और अंतिम शासक इसका बृहदत्त है। और इसका सेनापति कौन है? यह हमेशा बहुत समय से लगा हुआ था, पुष्यमित्र शुंग। यह सेनाध्यक्ष था। यह निरीक्षण करने गए, इन्हीं गर्दन उतार दिया। इसीलिए आप देखेंगे अक्सर आप अधिकारी हो जाएं, अधिकारी होने के बाद व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी पे विश्वास नहीं कर पाता है। आपका जो गनर है वही हत्या करा दे आपकी, तो क्या कर लेंगे आप? इसलिए हमेशा सतर्क रहते हैं अधिकारी 10 तरीके से। ये आपके साथ चलने वाला, देखिए जो दो आदमी बहुत ज्यादा आपके जो विश्वसनीय होने चाहिए, एक तो आपका ड्राइवर और दूसरा आपका गनर। अगर ये दोनों खतरनाक निकल गए, इंदिरा गांधी की हत्या इसी पे हुई है। जब अपने ही आपको लूटने पर लगे हैं, अपने ही आपको मारने पर लगे हैं, तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा दुनिया में आपको। यहां आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर ये जो सेनापति है, इसको तो ये सोचना चाहिए था कि हमारे अभी शासक मरे हैं, थोड़ा समय हुआ, इसको सहयोग करिए। कोई किसी को सहयोग नहीं करता। सब राजा बनना चाहते हैं इस दुनिया में। हर आदमी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, और उसी के लिए खून होते हैं। अगर आप बिस्मार्क को देखेंगे तो उसने कहा लौह रक्त, और जब आप देखेंगे बलबन को तो उसने भी कहा लौह रक्त। एक ही सिद्धांत सब जगह काम करता है, कहीं कुछ अलग नहीं। पूरे विश्व में वही सिद्धांत काम करता है। यहां आपको बलबन के यहां भी दिखाई देगा, और यही सिद्धांत आपको जो बाबर के यहां भी दिखाई देगा। इतिहास में कुछ समझ में आ रहा है? कहां से कहां उड़ के जा रहे हैं आप? ऐसे ही इतिहास पढ़ा जाता है। जो आप लोग लूसेंट लेकर पढ़ते हैं और वो वाला घटना चक्र लेकर पढ़ते हैं, उससे अब ऊपर उठना पड़ेगा हमारे आने के बाद, नहीं तो काम बनेगा नहीं। आपके पढ़ने का तरीका और हमारे पढ़ाने का तरीका अंतर है। हम वहां पढ़ाते हैं जो मक्का है, हम वहां पढ़ाते हैं, और उसमें हमारे अपने तरीके पे लोग आते हैं हमारे पास। इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनको सबको लिखना आता है। हर बच्चा लिखता है हमारे क्लास का। हम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, हमारे क्लास का हर बच्चा लिख लेता है आंसर। आपने अगर थोड़ा सा प्रयास किया मेरे साथ, आप आंसर को जो लिखना आ जाएगा। आंसर लिखना ही नहीं लोगों को नहीं आता, लाख ज्ञान आंसर नहीं लिख पाते। अभी आप बच्चों से पूछेंगे हमने 23 मेंस दिया है, तो क्यों हुआ क्यों नहीं भाई? एक आया लड़का, उसने कहा सर हमने 23 मेंस दिया है, जो यूपी का और जो बिहार का और सब मिला उला के। हम उसको देखे थोड़ी देर, हम कहे तुम तो बहुत ज्यादा ज्ञानी दिखाई देते हो, ज्यादा ज्ञानी का हमारे पास काम नहीं। कहा सर अब नहीं भटकना है, आंसर लिखना सिखा दीजिए। आंसर लिखना एक आर्ट है। फ्लो जब तक नहीं आएगा आपके पास लिखने का, कभी लिख नहीं पाओगे। तथ्यों के सहारे कभी नहीं लिख पाओगे। आपको अपनी चीजों का जो प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा, आगे से पीछे से मिक्स करके और वर्तमान से जोड़ते हुए, तब आप आंसर लिखना आपको आएगा। आंसर लिखने की स्किल धीरे धीरे आती है जब आप इंटरलिंकिंग अप्रोच पर बात करते हैं। तो हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं पहले दिन से। किसी को अच्छा लगा या नहीं लगा उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, हम अपने ही तरीके से पढ़ाते हैं। तो यहां पर आपने देखा हत्या हो गई, फिर काम खत्म। और आप देखें कि अशोक, अगर आप इस बात को समझें कि क्यों पतन हुआ होगा,
एक तो कुछ लोग ये कहते हैं, इतिहासकारों का मानना है, जैसे रोमिला थापर कहती हैं अशोक ने इतना शांति को अपना लिया कि सब काम खत्म कर दिया। भाई अशोक नहीं भी अपनाता तब भी काम खत्म ही होना था। सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं रहा है किसी का जमाना आज तक दुनिया में। चाहे जितने बड़े खलीफा आए कोई नहीं बचा। अंग्रेज हमेशा कहते हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, हमारा सूर्य कभी अस्त ही नहीं होगा। भैया तुम्हारा सूर्य क्यों नहीं अस्त होगा? आज तो तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी तुम्हारे यहां चल रही है। भारत तुमसे बहुत आगे चल रहा है। जितनी बड़ी तुम्हारी अर्थव्यवस्था, भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज तो आपके सामने ब्रिटेन को आप ऐसे अगर अपने सामने देखें, आप बहुत आगे चल रहे हैं ब्रिटेन से। आप यूरोप में, आपका देश यूरोप में अभी बहुत सारे देश आपकी तुलना में पीछे हैं। कभी बहुत ज्यादा बढ़ के नहीं बताना चाहिए, है ना? कहा नहीं हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा सर। अरे बड़ी बड़ी बातें भोदू बोले, दिल की जाने राम रे। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कभी कुछ नहीं हुआ है। यहां आपको समझना पड़ेगा कि मौर्य वंश के पतन के पीछे इतिहासकारों ने कहा कि मौर्य वंश का पतन इसलिए हुआ क्योंकि अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़ दिया। एक पक्ष हो सकता है कि छोड़ दिया, लेकिन अशोक का एक अभिलेख यह भी कहता है, अशोक ने कहा कि अगर राज्य में अशांति होगी तो हथियार उठा लूंगा। इसलिए यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। फिर दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज्यादा अपना झुकाव दिखा दिया। ऐसा भी नहीं दिखता है अत्यधिक झुकाव। इसका मतलब यह कि वो सबको बोलता कि नहीं तुम लोग बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करोगे तो गर्दन उतार दूंगा, ऐसा भी नहीं बोला उसने। फिर कैसे मान लिया जाए? इतिहासकार जो बात कह रहे हैं उनको भी आपको अपने तरीके से समझना पड़ेगा। इसीलिए इतिहास में उत्तर लिखने में एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच की जरूरत पड़ती है। जब आप निष्कर्ष देते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर इन सारे तथ्यों को देखने के बाद एक बात स्पष्ट आती है कि इस राजवंश के पतन के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होगा। अब बच के निकल गए, इसको कहते हैं स्मार्ट तरीका। ये स्मार्ट तरीका, उसमें जो मूर्ख टाइप के ये इतिहासकार ये कहता है, ये जो आंसर चेक करता है उसको ही सब पता होता है और समझ जाता है कि ये भी ये खुद ही क्लियर नहीं है। आपके आंसर आपकी क्लियरिटी को दिखाते हैं, तभी नंबर मिलता है, तभी आप सेलेक्ट होते हैं। मेंस आपके स्पष्ट विजन का होता है। हो सकता है कि आप रट के जो प्री पास कर जाएं, लेकिन मेंस आपसे नहीं होगा। मेंस में अंदर से होगा विचार, तभी आप मेंस लिख पाएंगे। और वही विचारों की श्रृंखला बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि विचार एक बार आ जाए कि आप पूरा इतिहास समझ जाएं, जोड़ दें सब, अब फिर लिखें और उसी तरह से हर विषय को पढ़ें। फैक्ट याद कर लेना कोई मतलब बहुत बड़ा काम नहीं, सारा खेल लिखने पे होगा। अभी आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, वहां लिखना है पूरा। तो यहां आप समझ रहे हैं कि ये है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि इसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। अगर कोई योग्य व्यक्ति आ गया होता अशोक के तरह से, जो बिंदुसार के तरह से, जो चंद्रगुप्त मौर्य के तरह से, तो अभी मौर्यों को हिलाने वाला कोई नहीं था, अभी ये राज्य और चलता। तो यहां पर मौर्य वंश आपका जो समाप्त होता है। और आज हम लोग को मौर्योत्तर तो शुरू करना ही है। क्या सुनने की इच्छा नहीं है? इसको लिखवाना है, लिख लो भैया, मौर्य वंश के पतन के कारण लिख लो। हाँ उत्तराधिकारी लिख लो उत्तराधिकारी। इतना ज्यादा लिखने पे अपने दिमाग में कुछ बिठाओ, हर चीज लिखने के चक्कर मत पड़ा करो। इतिहास मतलब अपने दिमाग में एक स्टोरी हो, एक विश्लेषण हो जो पिछले काल से जोड़ता हुआ होना चाहिए। मैंने आपको पहले दिन समझाया था, इतिहास मतलब है निरंतरता और परिवर्तन। पहली क्लास हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण होती, कोर होता है वहां उस टीचर का कि वो फिर किस रिदम में बात करेगा। और अगर आप इतिहास के जो बारीकियों को समझना चाहते हैं वो लेक्चर जरूर देखिए, उसमें बहुत सारी बातें मैंने बताई है इंटरलिंक करके। तो यहां इसको लिख लो, चलो उत्तराधिकारी लिख लो भाई।
अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर उसका पुत्र कुणाल बैठा। कुणाल, कौन बैठा? कुणाल। मगध की गद्दी पर उसका पुत्र कुणाल बैठा। फिर धीरे धीरे इसके पश्चात दशरथ सत्ता पर आता है। दशरथ जो कुणाल का पुत्र है, इसके पश्चात दशरथ सत्ता पर आता है और इसने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण किया। और इसने भी देवा नाम प्रिय, जो अशोक धारण करता था, देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करता है और आजीवक संप्रदाय के लिए नागार्जुनी पहाड़ी पर, आजीवक संप्रदाय के लिए नागार्जुन पहाड़ी पर कहां पर है ये? गया। कहां है? नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करता है। 3 गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करता है। अगला पॉइंट, 3 गुफाओं का निर्माण करता है। मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहदत्त था। बृहदत्त था जो कमजोर तथा अयोग्य था। इसी के समय में कलिंग देश स्वतंत्र हो गया था। इसी के समय में कलिंग देश, जिसकी राजधानी तोसली थी, इसी के समय में कलिंग देश स्वतंत्र हो गया था। और यह स्वतंत्रता खारवेल के कारण मिली थी। तो कलिंग का शासक कौन हो गया? खारवेल। यह स्वतंत्रता खारवेल के कारण मिली थी। खारवेल। इसका हाथी गुंफा अभिलेख मिलता है, याद होगा आपको। और यहीं पे जो भारतवर्ष शब्द है ना, भारतवर्ष शब्द का भी उल्लेख मिलता है, हाथी गुंफा अभिलेख। ठीक है, अगला पॉइंट लिख दो इसी में। अगला पॉइंट लिखते हैं कि बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, पुष्य कहीं लिखा है? हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और मौर्य वंश के स्थान पर
सुंग वंश की स्थापना किया। सुंग, ये सब के सब कमजोर हैं, इन सब के बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा मौर्य का राज्य संभाल पाए। फिर सुंग वंश देखेंगे, कर्ण वंश आएगा, लेकिन ये लोग नहीं संभाल पाएंगे। मौर्य वंश के स्थान पर सुंग वंश की स्थापना किया। हो गया। अगला पॉइंट बनाओ आखिरी, मौर्य वंश का पतन। मौर्य वंश का पतन। इसमें लिखिए, इस वंश के पतन के लिए, इस वंश के पतन के लिए इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं। इस वंश के पतन के लिए इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं। वहीं ब्रैकेट में लिखिए, रोमिला थापर के अनुसार, वहीं ब्रैकेट में लिखिए, रोमिला थापर के अनुसार अशोक की बौद्ध नीति, रोमिला थापर, रोमिला थापर इतिहासकार हैं, रोमिला थापर के अनुसार अशोक की बौद्ध धर्म की नीति ने उसके राज्य का पतन कर दिया। किंतु यह बात, उसके राज्य का पतन कर दिया, किंतु यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। किंतु यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। किंतु यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। मौर्यों के पतन का, अगला पॉइंट, मौर्यों के पतन का सबसे बड़ा कारण, मौर्यों के पतन का सबसे बड़ा कारण उनके उत्तराधिकारियों का, उनके उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना था। उनके उत्तराधिकारियों का, तो ये ब्रैकेट में लिखिए अशोक, वहीं ब्रैकेट में लिखिए अशोक, उनके उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना था। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी, इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में भी शामिल हो गए। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार में भी शामिल हो गए, भ्रष्टाचार में भी शामिल हो गए। हो गया पतन, खत्म बाजार। क्या क्वेश्चन लिखना चाहते हैं? लिख लीजिए एक प्रश्न। अशोक की धम्म नीति क्या है? लिखो प्रश्न एक, कभी लिखने का प्रयास करो आप। अशोक की धम्म नीति क्या है? अशोक की धम्म नीति क्या है? क्या इसे मानवतावादी नीति माना जा सकता है? क्या इसे मानवतावादी नीति माना जा सकता है? टिप्पणी करें। क्या इसे मानवतावादी नीति माना जा सकता है? टिप्पणी करें, कमेंट। ठीक, एक प्रश्न। क्या? $250 में लिखो अभी केवल, अभी छोटे में लिख के दिखाओ, फिर उसके बाद लिखवा लेंगे। पहले आराम से साइकिल चलाइए, फिर हाथ छोड़ के चला लीजिएगा।
अभी पहले थोड़ा, अभी आपको धीरे चलना है। आंसर लिखना हर व्यक्ति को यहां आना चाहिए। मेरे आने के बाद अगर आपको लिखना नहीं आया तो फिर हमारा जो बेकार है आना यहां। क्या जो वास्तुकला मेंस में आया है, हाँ? अच्छा, क्वेश्चन लिखवाना है, लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जहां हम चल रहे हैं वहां चलने दो, जो हम लिखवाएंगे तो तुम खुद ही उसके बाद हमारे साथ लिख लेना। चलिए ठीक है, कल हम लोग चर्चा करेंगे मौरोत्तर काल पर। आराम से निकलिए, बिल्कुल आराम से। धन्यवाद।